वकार साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। वकार साहब, शुक्रिया आपका। आप देख रहे होंगे कि बीजेपी उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो गई है और विशेष तौर पर कर्नाटका में उसकी हार के बाद आपको क्या लगता है कि अपोजिशन इस स्थिति में है? अपोजिशन के पास कोई प्लानिंग है यूपी में पॉलिटिकली कि वो बीजेपी के बढ़ते हुए कारवां को रोक पाए? सर, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, अपोजिशन के पास वही प्लानिंग होती है जो बीजेपी देती है। बीजेपी जो प्लानिंग करती है उसी को अपोजिशन पकड़ लेता है और कहता है इसी में चुनाव लड़ेंगे। 2014 का जो मुद्दा था, 15 लाख रुपए, 2 करोड़ नौकरी और 350 का सिलेंडर और 30 रुपए का पेट्रोल, ये आज भी उसी पर चुनाव लड़ रहे हैं। 14 भी हार गए, 19 भी हार गए। मसला यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी एक ब्रिलियंट पार्टी है। उससे लड़ने के लिए उससे ज्यादा ब्रिलियंट बनना पड़ेगा सर। बीजेपी को हराने के लिए बीजेपी से बेहतर प्लानिंग और सोचना पड़ेगा। अब मैं बता रहा हूं आपसे, 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी के जो मुद्दे हैं वो है मंदिर, राम मंदिर का निर्माण, उसकी ओपनिंग, पूरे देश के लोगों को फ्री में दर्शन, 2000 का नोटबंदी किया है इन्होंने, ये भी एक मुद्दा बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा सर, और हिंदू राष्ट्र, ये 3 मुद्दों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। सर, ये आपको कैसे इतना पता रहता है कि ये इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इनको हवा नहीं लगती है? सुनिए सर, मैं कोई बहुत काबिल आदमी थोड़ी ना हूं, मैं इन्हीं के बीच का हूं। जैसे दीपक रंजन साहब, जैसे आम आदमी प्रवक्ता के वैभव महेश्वरी साहब, जैसे प्रेम कुमार जी, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता, वैसे ही मैं कोई ज्यादा एक्स्ट्रा अक्लमंद थोड़ी ना हूं। मेरा सोचने का तरीका अलग है। अगर इन 3 मुद्दों पर चुनाव न लड़े बीजेपी तो जो कई जगह मैं हार जाऊंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो इन 3 मुद्दों से कैसे अपोजिशन निपटेगा? अच्छा, आप लाते रहिए। अब आपने प्रश्न खड़ा किया है तो इसका समाधान भी दो, कैसे निपटेगा अपोजिशन इनसे? सर, फिर मैंने आपसे कह दिया, ये ब्रिलियंट लोग हैं, इनसे लड़ने के लिए, इनसे जीतने के लिए इनसे ज्यादा ब्रिलियंट बनना पड़ेगा। अभी वो आप कांग्रेस प्रवक्ता, भाई माफ कीजिएगा, मैं कुछ कहने नहीं जा रहा था। अभी आप कृष्णकांत पांडे जी से पूछ रहे थे कैसे करिएगा, कैसे करिएगा? जब करेंगे तब देख लीजिएगा। कैसे करिएगा? नहीं, जब करेंगे तब देख लीजिएगा। कैसे जीतिएगा? जब होगा तब जीत लीजिएगा। एक साहब कहने लगा हम पहाड़ में कूद जाएंगे बिना पैराशूट के, तो सामने लगा लगा आप मर जाएंगे। अरे कैसे मर जाएंगे? आप ऐसे ही मर जाएंगे, जब हम कूदेंगे तब देखिएगा। उसने कहा नहीं साहब, आप मर जाएंगे, पहाड़ से कूदिएगा बिना पैराशूट के। अरे नहीं नहीं साहब, आप बेवजह बात करते हैं, जब हम कूदेंगे और नीचे उतरेंगे तब देखिएगा। उसने कहा अच्छा भाई कूद के दिखाओ। बिना पैराशूट कूद गए, नीचे फैल गए, खरबूजा बन गए। अब किससे पूछिएगा? अब तो मर गए ना। ये आप उनको कह रहे हैं जिन्होंने बीजेपी जैसी ताकतवर पार्टी को हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक हरा दिया है, आप उसके बारे में ये टिप्पणी कर रहे हैं? नहीं सर, नहीं, मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मैं आगाह कर रहा हूं, मैं अलर्ट कर रहा हूं। मैंने आपसे कहा ना, कर्नाटक में इन्होंने चुनाव लड़ा, कर्नाटक में येदियुरप्पा इनके विरोध में, शेट्टार इनके विरोध में, लिंगायत इनके विरोध में। बीजेपी वो गलती वो ट्राई कर ली बीजेपी ने, अब नहीं करेगी सर। मैं फिर कह रहा हूं, मैं बहुत काबिल आदमी नहीं हूं, बस सोचता है। काम करो ना, आप पॉलिटिकल कंसल्टेंसी शुरू कर दो बजाय एमआईएम के। अब इन लोग को ज्ञान दो कि कैसे आलोक अवस्थी की पार्टी से निपटे। देखिए इतनी जानकारी के बाद कंसल्टेंसी बनती है। मैं पहला आदमी हूं देश का। सुनिए सर, मैं देश का पहला आदमी हूं जो ये कह रहा है कि जो 2000 की नोटबंदी की है ये बीजेपी ने जानबूझ के की है, इसका फायदा मिलेगा बीजेपी को। मैं इकलौता और पहला आदमी हूं देश का। अपोजिशन में कोई ये बात नहीं कह रहा है। मैं इसको साबित कर दूंगा सर कि मैं क्यों कह रहा हूं, वो आपको मानना पड़ेगा। अरे जबरदस्ती मनवा लोगे क्या? चाहे मुझे किसी मंच पर बुला लीजिए। अरे सर, ये आप अंदाजा लगाइए, ये मैं कह रहा हूं ब्रिलियंट है।
ये बेवकूफ थोड़ी ना जिन्होंने 2000 नोट की बंदी कर दी। भारत तो में आप क्या चाहते हो? आप इतना डरवा रहे हो अपोजिशन को, आप चाहते हो कि बीजेपी के सामने सरेंडर कर दें, सजदा करें? नहीं, इनसे मुकाबला करिए, और जो लोग इनसे मुकाबला कर सकते हैं उनकी बात मानिए। देखिए, ये बात सच आपकी है, बात मानने में रिस्क भी तो है। पता चला कि पलट के कुछ प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहा। सर, मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, मैं नहीं बनने जा रहा। असद ओवैसी साहब भी नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री, ये मैं भी जानता हूं, ये आप भी जानते हैं। और मैं अगर एमपी का चुनाव लड़ जाऊंगा तो मैं हार भी जाऊंगा, मैं ये भी जानता हूं। उसके बाद भी मैं बीजेपी का विरोध कर रहा हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि बीजेपी को हराया कैसे जाए। मेरी बात तो सुनी जाना चाहिए, कि मेरी बात भी नहीं सुनेंगे आप। अरे सर, तो मैं कौन सा आपको बात करने से रोक रहा हूं? बीजेपी आप नाहक खपा बैठे हो। अरे जाओ, मिलो भैया, कांग्रेस से मिल लो, सपा से मिल लो, कहीं मिल लो। अच्छा, मैं एक मिनट, मैं ब्रजेश भाई, इतना क्यों खपा हो? ब्रजेश भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, मैं सपा के हमारे प्रवक्ता बैठे हैं, कांग्रेस वाले बैठे हैं, ले जाओ भैया दीपक रंजन, इनको मिलवाओ, बात कराओ। पांडे जी ले जाओ, इनकी कुछ सुनो। सर बात नहीं सर, बात तो सुनिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो गया, और उसके बाद में पूरे भारत में स्पेशल ट्रेनें और स्पेशल बसें चला दी कि राम मंदिर के, भगवान राम के जाके दर्शन करो। और पूरे देश में हर किलोमीटर के ऊपर गेंदे के फूल लगे हुए, झंडे लगे हुए, भजन कीर्तन हो रहे हैं। ये ना भी कर रही हो बीजेपी, तो आप आइडिया दे दो। लोग गमछे डाले हुए, आप कैसे लड़िएगा इनसे? आप कैसे लड़िएगा? मैं सपा से पूछ रहा हूं, किसका विरोध करेंगे आप? वो आपका विरोध करवाएंगे भगवान राम से, क्या आप भगवान राम का विरोध कर नहीं पाएंगे? आप किसको कहेंगे मत जाओ देखने के लिए? सर, मेरी बात की गहराई को समझिए। आप इनसे लड़ने के लिए तैयार होइए, अपने को तैयार कीजिए सब लोग। मैं तो पीछे चलने वाला आदमी हूं, मैं तो चल रहा हूं आपके साथ पीछे। नहीं, मैं आपकी भावुकता समझ सकता हूं और आपकी पीड़ा भी समझ सकता हूं। मैं अगर आपसे गारंटी से कह रहा हूं कि इनके प्लानिंग समझिए, तो मैं अपनी बात को प्रूव भी कर दूंगा। ठीक है वकार साहब, डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचार सम्मिलित करूंगा। वैभव महेश्वरी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं। सर, एक लाइन और बोल दूं, सर, एक लाइन और बोल दूं। ठीक है। देखिए, प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल जी, आसिम वकार तो नहीं बनेंगे। लेकिन आसिम वकार अगर ये जान दिए दे रहे हैं अपनी कि नहीं बीजेपी ना बनने पाए, कंसीडर करो यार, इतने के बाद तो कर ही सकते हो। अखिलेश जी बन जाए, इतने के बाद ममता जी बन जाए, समझिएगा, बैठाओ, मिठाई कोई बात तो होगी। बीजेपी इस बार सिर्फ एक प्लान कर रही है, बीजेपी सिर्फ एक प्लान कर रही है कि जो 2019 की सीटें उसने जीती हैं, वो उनमें से एक भी सीट कम ना होने पाए, इस पे काम कर रही है। ओके वैभव महेश्वरी, जिन तर्कों को और जिन मुद्दों को आसिम वकार उठा रहे हैं, और विपक्ष की जैसी तैयारी, अभी तो आपकी एंट्री ही हुई है, आप उत्तर प्रदेश में कोई टेबल टर्न करने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन अपोजिशन जिस तरह बीजेपी से लड़ रहा है, क्या वो पर्याप्त है? और बीजेपी की जैसी तैयारी है, क्या ये लोग मुकाबला देने की स्थिति में है? प्रिय जी, ये बात तो इनकी बिल्कुल ठीक है कि बीजेपी किसी भी मुद्दे पर चुनाव लड़ने नहीं जा रही है। उन्होंने एक बार मुद्दे के आधार पर आकर देख लिया सत्ता में, और इसके बाद उन्हें तमाम रिसर्चों के बाद इनको पता चल गया कि जहर फैलाने से काम बन जाता है। जब टेस्टेड फॉर्मूला है तो काम करेंगे, और 2019 में इन्होंने पुलवामा के आधार पर सरकार बना ली दोबारा, और क्या बेशर्मी से सरकार बनाई, तो इनको ये पता चल गया कि इससे भी मामला बन जाता है। कि राम जन्मभूमि के मामले को लगातार और बढ़ाते रहेंगे, मंदिर के मामले को लगातार बढ़ाते रहेंगे। जब इन्होंने अटल जी के अस्थि कलश को घर घर पहुंचा दिया, तो अभी तो बाकी बहुत कुछ बाकी है। वहां जन्मभूमि की मिट्टी को घर घर पहुंचा दिया, तो बहुत कुछ बाकी है। आसिम वकार ने जो 3 आपके प्लान बताए हैं, क्या वो सही हैं? देखिए, मैं आज एक बात ब्रजेश जी जरूर कहना चाहूंगा। आसिम वकार जी हालांकि जिस पार्टी से आते हैं उससे कोई भी हमारा इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि वो एक धार्मिक उन्माद की बात करते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से वो राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं, वह एक परिपक्व राजनेता के रूप में उन्होंने विश्लेषण किया है। मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूं, लेकिन उनकी पार्टी, उनकी नीतियों से कोई सहमति नहीं है। बताइए भाई दीपक रंजन, ये जो मुद्दे बीजेपी ने भी उठाए और आसिम वकार ने कुछ बड़ी अलार्मिंग बातें कही हैं, बीजेपी भी सहमत है उनकी बातों से, देखिए आप सहमत हैं या नहीं? नहीं, देखिए, असीम भाई को हम लोग डिबेट में हमेशा सुना करते हैं और हमारे पुराने मित्र भी हैं, लेकिन आज असीम भाई का कुछ हमें बदला सा रूप नजर आ रहा है। ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इतने आक्रामक रहते थे, और आज ये सही है कि अगर दुश्मन
से अगर कुछ सीखने को मिलता है तो बिल्कुल सीखना चाहिए। अगर डायग्नोसिस करके आपको आपकी बीमारी बता रहे हैं तो आप उनको नहीं, क्यों नहीं, असीम भाई की मैं बात का जवाब देना चाहता हूं। असीम भाई ने जो राम मंदिर का मुद्दा बताया, देखिए राम मंदिर हमारी आस्था हो सकती है, लेकिन आज का नौजवान रोजगार मांग रहा है। आज की माताएं बहनें हमारी जो महंगाई से त्रस्त हैं, जब ये इनके जो 80 जिलों में जाकर के जो ये रैलियां करेंगे, इनके एक एक सांसद ने एक एक जिला गोद लेने का काम किया था। उन जिलों की स्थिति क्या है, क्या ये बताने का काम करेंगे आलोक अवस्थी भाई? नहीं, जो वो बता रहे हैं कि ट्रेन भर भर के लाएंगे और फिर हर किलोमीटर पर बोर्ड, गेंदे का फूल, लेकिन 9 साल में अभी तक इनको याद नहीं पाओगे, ये कह रहे हैं। अब 9 आसिम वकार आपको डायग्नोस करके बता दिए कि देखो क्या होने जा रहा है। नहीं, आसिम भाई चूंकि इनकी नस पकड़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि किस तरीके से पोलराइज करना चाहते हैं चुनाव को। प्रेम कुमार जी, आसिम वकार ने जो मुद्दे उठाए हैं काफी सेंसिटिव और संवेदनशील मुद्दों का उठाया है आसिम वकार ने, सहमत हैं आप सर? देखिए, मैं बोलना भी चाह रहा था ब्रजेश जी। आसिम वकार जी जो बोल रहे हैं कि वो मुद्दे बीजेपी उठाने वाली है, इसमें कोई दो मत नहीं। बहुत शुक्रिया आपका सर, हमारे साथ वक्त का अभाव है, किसी दिन विस्तृत चर्चा के लिए आप सबको दोबारा से आमंत्रित करेंगे और इस बारे में एक विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।